आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने 2021-22 सत्र के लिए जो नया सिलेबस है राजस्थान बोर्ड का, उसके लिए हमने एक विज्ञान की जो पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज के अंदर अपन पूरा कोर्स आपको करवाएंगे। तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से हमारे पास में बोर्ड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपने इसको कॉपी पेन पे चलते हैं दोस्तों। करते हैं अपन स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो सत्र 2021-22 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं आपसे पहले एक माफ़ी चाह लेता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ी बैकग्राउंड में वॉइस आएगी, पक्षियों की वगैरह आवाज़ आ सकती है, क्योंकि मेरे पास में कोई जगह नहीं मिल रही बैठ पाने की जिस पे बैठ के आपको वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा उस वॉइस को इग्नोर कर देना दोस्तों। अगर आपको पीछे के चैप्टर देखने हैं या आपको आगे के चैप्टर देखने हैं तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों। और आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट साइंस का सॉल्यूशन मिलेगा। जब अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। तो देखिए, कार्बन, जैसे कार्बन का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है काला रंग, और बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि कार्बन हर लगभग सभी चीज़ों में विद्यमान होता है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में होता है। जैसे आप लोग देखिए, कार्बन है C4 कार्बन और C4 केमिस्ट्री। देखो, दोनों का C है, यानी कि कार्बन की वजह से ही केमिस्ट्री का निर्माण हुआ है। और इन दोनों की खोजकर्ता या इन दोनों का जनक कौन है? एंटोनी लेवेसियर। ध्यान रखना इस बात का, एंटोनी लेवेसियर है जिसने कार्बन की भी खोज की थी, और इन्हीं को रसायन विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित है। भूमंडल एवं वायुमंडल में कार्बन की मात्रा क्रमशः 0.2% तथा 0.3% होती है। कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंधन। आबंधन का मतलब होता है बंधन, बंधन का मतलब होता है मिलाप, यानी कि आपस में जुड़ाव। और सहसंयोजी, सह का मतलब होता है साथ साथ जुड़ाव, यानी कि जहाँ पर दो परमाणु है, दोनों परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन आपस में मदद कर रहे हैं, आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। सबसे बाहरी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार कार्बन चतुसंयोजी होता है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में बात डाल लीजिए कि कार्बन आवर्त सारणी में 6ठे नंबर पे आने वाला परमाणु है। अब आवर्त सारणी क्या होती है, या आपने कक्षा 9th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं पता है तो मैं आपको एक जनरली बात बता देता हूँ। जैसे अपनी क्लास में 20-25 बच्चे होते हैं, सभी बच्चों के एक एक रोल नंबर दिए जाते हैं। तो जो अपने उसको रोल नंबर दे रहे हैं ना, तो वो जैसे 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर, 5 नंबर है, उसी प्रकार से अपनी केमिस्ट्री के अंदर 118 एलिमेंट है, और उन सभी 118 एलिमेंट्स को एक रोल नंबर दिया गया, और उस रोल नंबर को कहते हैं अपन परमाणु क्रमांक। तो उसी रोल नंबर के अंदर कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। अब देखो, एक बात सोचो, आप और हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, या आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, या पूरी दुनिया क्यों चल रही है? सभी लोग किस चीज़ की प्राप्ति चाहते हैं यहाँ पर? स्थायित्व की। किस चीज़ की प्राप्ति चाहते हैं सभी लोग यहाँ पर? स्थायित्व की। तो इसी प्रकार सभी सेटल होना चाहते हैं। तो इस कड़ी के अंदर परमाणु भी चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए। तो सेटल होने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एक स्थायी विन्यास चाहिए। क्या चाहिए उनको? एक स्थायी विन्यास। और स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, जैसे आपने केकुले का सिद्धांत भी पढ़ा होगा, या अष्टक का नियम पढ़ा होगा आपने। किसका नियम? अष्टक का नियम। अष्टक का नियम जिसके अंदर 2n² के आधार पर 2n² के आधार पर स्थायी विन्यास तैयार किया जाता है। जैसे मान लो n का मान अगर 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। अगर n का मान 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2, 8। इस प्रकार के जो विन्यास होते हैं उन्हें स्थायी विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो कार्बन कितने नंबर पे अपना? 6 नंबर पे है कार्बन। 6 नंबर पे है तो 2 क्यों स्थायी विन्यास है? 2 तो हो गया, और बचे कितने? 4। तो ये जो 4 है वो इनको या तो आप लोग 8 करो, या इनको आप लोग 2 करो, तब ये जाकर स्थायी होगा। अगर इसको 8 करेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन कितने लेने पड़ेंगे? इसको 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। और इसको अगर अपने 2 करना चाहते हैं तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। या तो आप 4 इलेक्ट्रॉन ले लो या 4 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो ये देखो, इस ज़माने में इतने इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता इनको। तो इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा तो ये क्या करेंगे? आपस में साझा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आपस में साझा कर लेंगे। और उस साझे के द्वारा जो परमाणु बनता है, और परमाणु से क्या बनता है?
परमाणु से अणु बनता है और अणु से क्या बनता है, अपना एक यौगिक बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से ये जो परमाणु है आपस में एकल इकाइयों की जुड़ती है, अणु बनाते हैं, फिर यौगिक बनाते हैं, और इस प्रकार से पूरा एक केमिस्ट्री तैयार हो जाती है। तो देखो जैसे कार्बन है 2, तो अपने जैसे पहला इसका मान लो इसकी पहली क्लास है, ये इसकी दूसरी क्लास है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के रहने की एक जगह है और इसे एक निश्चित जगह पर, इससे एक निश्चित कक्षाओं के अंदर ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 2 और 4 अपना विन्यास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 4 यहाँ पर हो गए। अब देखो साझा करेंगे ये इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करेंगे, साझा क्यों करेंगे, क्योंकि स्थायी होना चाहते हैं। तो जितने परमाणु होते हैं वो सभी उत्कृष्ट गैस विन्यास की चाहत रखते हैं। उत्कृष्ट गैसों में कौन सा विन्यास होता है, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको 2n² के आधार पर 2, 8 वाला वहाँ पर विन्यास होता है। अपन थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल से एग्जाम्पल। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरी चीज़ें आराम से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, ज़रूर समझ में आ जाएगा। जैसे अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है आवर्त सारणी में। तो अपने को पता है कि एक तो है स्थायी में कितने चाहिए, इसको 2 चाहिए ना, क्यों 2, 8, 8, 18 हैं, तो एक और चाहिए इसको। तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ में बंध बना लेगा। तो एक हाइड्रोजन का ये हो गया, एक हाइड्रोजन क्या हो गया, दोनों के बीच में बंद हो गया। तो इस हाइड्रोजन का काम भी हो गया, इस हाइड्रोजन का काम भी हो गया। तो ये जो बीच में बंद है उस बंध को अपन बोलते हैं एकल बंध। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने पे आता है, 8 पे आता है। इसका विन्यास करो, टुकड़े करो इसको 2 और 6, यानी बाहरी कोश में कितना है, जो बाहरी कोश होता है दोस्तों, इसका जो बाहरी कोश, जहाँ पर जो बाहरी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस कोश को हम संयोजी कोश कहते हैं। तो 2 ऑक्सीजन है, तो देखो ये ऑक्सीजन है, मान लीजिए अपन ये लेते हैं, ऑक्सीजन है, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 है। अब इनको देखो कितने के साथ में बंध बनाएंगे, 2 के साथ में बंध बनाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर बंध बना लेंगे, दोनों आपस में बंध बना लेंगे। तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। तो इसलिए अपन ऑक्सीजन को O डबल बॉन्ड O लिखते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड किया मैंने, इसको अपन बोलते हैं द्विबंध, ठीक है। इसी प्रकार नाइट्रोजन का अपन सहसंयोजी बंध देख लेते हैं या इनका संयोजी बंध देख लेते हैं। नाइट्रोजन कितने पे आता है आवर्त सारणी में, 7 पे आता है। एक मैं फिर वैसे आपको बता रहा हूँ, 1 से 30 तक के परमाणु को याद कर लीजिए दोस्तों, 1 से 30 तक के, बस काम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो 2 और 5 टुकड़े हो गए, 5 है इसके बाहरी कोश में। आप लोग देखो कितने चाहिए उसको 8 बनाने के लिए, 3 की ज़रूरत है। तो 3 के लिए अपन 3 प्रकार का ये बॉन्ड बनाते हैं। तो इस प्रकार नाइट्रोजन बंधे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड तक ही होता है, 4 बॉन्ड नहीं होता है। अब काम की बातें दूर देख लेते हैं। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सामान्यतः ये सहसंयोजी यौगिक कैसे होते हैं, कुचालक होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। तो मेथेन का सबसे पहले आपको सूत्र आना चाहिए। इसका सूत्र होता है CH4 याद कर लेना। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन यही है, एक कार्बन संख्या वाला हाइड्रोकार्बन CH4। अब ये कार्बन है, कार्बन के टुकड़े कितने अपन 2 और 4, तो 6 पे आता ना। और हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन अपन चारों जगह पे रख लिए, यहाँ पे रख लिया आप लोगों ने। यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है, सबके 1 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने सेट कर दिए। कार्बन है, इसके बाहरी कोश में संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है, 1, 2, 3, 4। अब आप लोग देखो कार्बन को कितने चाहिए अपना स्थायी प्राप्त करने के लिए, 4 चाहिए, और इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो तब ये जो आएगा 2, इसका हो जाएगा कितना 8, सही है ना। तो देखो ये क्या करेगा, इसके साथ में बंध बना लेगा। ये लो भैया, हाइड्रोजन का काम तमाम हो गया, यानी हाइड्रोजन स्थायी हो गया। इसी प्रकार ये भी स्थायी हो गया, इसी प्रकार ये भी स्थायी हो गया, इसी प्रकार ये भी स्थायी हो गया। यानी हाइड्रोजन का स्थायी विन्यास प्राप्त हो जाता है। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना हाइड्रोजन का, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। अब बात करते हैं अपने कार्बन की। कार्बन कितने चाहिए, 8 चाहिए, 4 तो खुद गए और 4 ये ले लेंगे, यानी कि ये इधर से बना लेंगे गोला, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये लो बस हो गए कार्बन के 8। इस प्रकार से ये जो संरचना होती है इसे मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। देखो मेथेन कहाँ पाया जाता है, मेथेन बायोगैस में तथा CNG यानी
कंप्रेस नेचुरल गैस, संपीड़ित गैस होती है ना, CNG गाड़ी मोटरों में लगाते हैं वो वाली है, में उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपके लिए नोट्स भी तैयार किए हैं और नए नोट्स तैयार किए हैं, कहीं से कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। नए सत्र 2021-22 के अनुसार अपन ने तैयार किए हैं, जिससे आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सकती है। अगली हेडिंग अपनी कार्बन के अपरूप। देखो अपरूप का मतलब होता है, ऐसे समझ लो जुड़वा। अपरूप का मतलब क्या हो गया, एक जुड़वा हो गया, यानी कि जैसा गुण कार्बन में है वैसा ही उसके साथियों में है। यानी कार्बन के जो गुण है ऐसा गुण और किन किन में पाए जाते हैं तो उसे हम अपरूप कहते हैं। तो इस श्रेणी में सबसे पहले होता है हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं। इनके जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो एक समान होते हैं। ध्यान रखना, अपरूप की बात मैंने क्या बोला, इनके गुण कौन से गुण, रासायनिक गुण इनके एक समान होते हैं, जबकि इनके भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे आप लोग देखिए हीरा तो सबसे इसमें तो कठोर होता है और ग्रेफाइट अपने जो पेंसिल में आता है वो ग्रेफाइट होता है। तो देखो दोनों की भौतिक गुण का मतलब होता है जिनको अपन आंखों से देख सकते हैं या छू सकते हैं, वो सारी चीज़ें भौतिक गुण में आती है। और रासायनिक गुण होते हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, जबकि भौतिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। हीरा त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशन में होता है। जैसे आप लोग हाथ में लेके देखते हैं ना हीरे को तो आपको दिखता है ना चमकता हुआ, तथा ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना होती है। मैं एक बार आपको किताब में दिखा देता हूँ दोनों की संरचना किस प्रकार से होती है। देखिए तो देखो ग्रेफाइट की कैसी है, षटकोणीय है, 1 2 3 4 5 6 षटकोणीय होगी। और हीरा की कैसी है, त्रिविम संरचना। त्रिविम का मतलब होता है 3 डायमेंशन में, यानी एक अपने पीछे की तरफ है जिस, ठीक है। और ये यहाँ पर है फुलरीन की, अभी फुलरीन भी आएगा आगे, मैं आपको बताऊंगा, ये फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। ये भी एक कार्बन का अपरूप है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हीरा त्रिआयामी, ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना होती है। एक अन्य अपरूप होता है जिसका आपको नाम पता होना चाहिए, जिसका नाम है फुलरीन। फुलरीन का आकृति कैसी होती है, फुटबॉल नुमा, और इसके खोजकर्ता कौन है, बकमिंस्टर फुलर, और इन्हीं के नाम पे इसका फुलरीन नाम दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे, अगली हेडिंग है कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति या कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति। थोड़ी हवा चल रही इसलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा। सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रकृति के कारण कार्बन यौगिक बहुत बड़ी संख्या में है। आपको पता है सहसंयोजन की 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो 4 अलग अलग लोगों से भी बना सकता है और 4 किसी एक से भी बना सकता है। तो सहसंयोजी आबंध बनाने की प्रकृति के कारण कार्बन यौगिक बहुत बड़ी संख्या में है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की सहभागिता से जो आबंध बनते हैं वह सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से H2 बनता है, किस प्रकार O2 बनता है, किस प्रकार N2 बनता है। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध से जुड़े यौगिक संतृप्त यौगिक होते हैं। यानी कि जैसे अपन ने देखा था ना भी हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध था, तो इस प्रकार से जो भी यौगिक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पर संतृप्त यौगिक कहलाएंगे। तथा जो यौगिक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डों से जुड़े होते हैं उन्हें असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊं, जैसे मान लीजिए अगर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसे तो अपन क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। क्या कहेंगे अपन इसको, संतृप्त। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, असंतृप्त यौगिक। ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोगों को। तो आपको पहचान करने का यही तरीका, अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वह संतृप्त हो गया, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो वह असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। आगे देखो, कार्बन में एक संकलन का गुण पाया जाता है और एक चतुसंयोजकता। संकलन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपने बिंदु संरचना बनाई थी मैथेन की, तो इसका संकलन गुण मैं आपको दिखाता हूँ। देखो CH4 है तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है इस गुण को अपन संकलन का गुण कहते हैं, यानी श्रृंखला यानी ब्रांच बना सकता है। आगे, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फर क्लोरीन तथा अनेक तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। एक नोट है जो आपको याद रखना, सबसे पहले 1828 में होलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक बनाया जिसका नाम क्या होता है, यूरिया। एक बार इसका आप सूत्र याद कर लेना यूरिया का, NH2CONH2,
ठीक है। ये सूत्र किसका होता है दोस्तों? यूरिया का सूत्र होता है, जिसका अपन खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं। आप सभी खेतों अगर गांव वाले होंगे तो सारे समझ आएंगे यूरिया कैसा दिखाई देता है। संतृप्त व असंतृप्त यौगिक, हाइड्रोकार्बन के संतृप्त यौगिक जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखो, अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पर भी दिखाई देता है तो उसका अनुलग्न अपन लगाते हैं एन। डबल बॉन्ड, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड कहीं पर दिखाई देता है तो अपन लगाएंगे इन। ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो अपन क्या लगाएंगे? आइन। ठीक है। एक मैं आपको टेबल दे रहा हूँ जो आपको याद करनी है। कौन सी टेबल? कि अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको अपन बोलेंगे मैथ, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, आगे हेप्ट, ऑक्ट, ठीक है, नोने, डेके, आगे तक ये आराम से चलता रहता है। अपने को उससे मतलब नहीं आगे का। अपने कोर्स में कहाँ तक है? केवल 6 तक है अपने कोर्स में। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको क्या याद करना है? अगर कार्बन की संख्या 1 है तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये चीज़ें याद होगी 6 तक की। इसके बाद में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है। अब इसका यूज कहाँ होगा वो मैं आपको समझाऊंगा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। जैसे अपन एक बार इसकी टेबल है वो अपन एक बार देख लेते हैं कि टेबल अपने किस प्रकार से दिखाई देगी। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो दोस्तों, जैसे अपन ने बात की कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन है तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए इसने। इसी प्रकार ये कार्बन इसने 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4। साथ में देखो, अब आप लोग बता सकते हैं कि सर कार्बन में एक तो श्रृंखला का गुण होता है, क्यों? एक ब्रांच है ना, साथ में ये कार्बन चतुसंयोजी होता है। अभी इसका नाम देखते हैं। देखो 1 2 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बोला था अभी? एथ। क्या बोला था मैंने अभी? एथ। ठीक है। अब उसके आगे देखो, अपन ने 2 कार्बन का तो बता दिया, लेकिन कार्बन कार्बन मध्य सिंगल बॉन्ड इसके बारे में अपन ने नहीं बताया अभी तक। तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? एन। क्या बोलते हैं इसको? एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अपने नाम कैसा दिया इसका? इसका नाम क्या हो गया? एथेन। इसका नाम देखते हैं। देखो कार्बन कार्बन मध्य भी क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का अपन क्या लगा रहे हैं? देखो मैं आपको बताऊँ, ईन लगाते हैं पीछे, और 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या बोलते हैं अपन? एथ। तो एथ प्लस ईन यानी कि एथीन। क्या नाम हो गया उसका? एथ प्लस ईन बराबर नाम क्या हो गया इसका? एथीन। तो 2 कार्बन है एथ और ईन लगा दूँ मैं, एक साथ क्या लिख दूंगा इसका नाम? एथीन। ठीक है। और तीसरा नाम है जो आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, हिंट मैं आपको दे देता हूँ। 2 कार्बन है, 2 कार्बनों को अपन क्या देखते हैं उस टेबल में? देखिएगा एथ बोलते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य क्या है यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन क्या लगाते हैं वो मुझे आप कमेंट में बताएंगे दोस्तों। ठीक है। एक अपनी टेबल है जो थोड़ा सा अपने बार टेबल को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप लोग बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक टेबल है जो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको बताया मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। अब इस मेथेन को अपन, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, एक कार्बन है ये 4 हाइड्रोजन हो गए, ये इसकी क्या हो गया? संरचना सूत्र हो गया। ये क्या हो गया? इसका संरचना सूत्र हो गया। तो जो मैंने अभी बोला था ना आपको, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सारे, अगर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है सारे तो उनके आगे एन लग जाएगा। तो देखो इसका नाम क्या हो गया? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अगर यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड होता तो फिर इनका इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन हो जाता। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कहाँ से लिखा है इसने, जो इसका अणुसूत्र है वो कैसे लिखा है ना, देखो C2H6 है, यानी 2 तो आपको लेने हैं यहाँ पर कार्बन। कार्बन कितने लेने हैं यहाँ पर आपको? 2। तो 1 और 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? H6 बोल रहा है ना, तो हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं आप लोगों को? 1 2 3 4 5 6। तो 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गए। तो इसको अपन जब अणुसूत्र में लिखेंगे तो इधर वाले जितने भी हैं वो हो गए सारे अणुसूत्र और ये हो गए सारे संरचना सूत्र हो गए। ठीक है।
चलिए थोड़ा सा अपने एक चीज़ और, अगर मान लो अपन कार्बन को इस प्रकार से लिखते हैं ऐसे सिंगल सिंगल सिंगल, तो उसको तो अपन बोलते हैं कंकाल। क्या बोलते हैं इसको? जैसे ये क्या हो गया, जैसे हड्डियों का ढांचा हो गया ना, इसको तो अपन बोलते हैं कंकाल। जैसे मान लो इसको भी अपन क्या बोलेंगे, कंकाल सूत्र। लेकिन जब मैं इसमें हाइड्रोजन लगा देता हूँ तो वो होता है इसका पूर्ण सूत्र। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है आप लोगों को कि कंकाली सूत्र क्या होता है और पूर्ण सूत्र क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं अपन। श्रृंखलाएं, शाखाएं व वलय। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय, तो ये अपने टेबल में देख लिया। श्रृंखलाएं क्या थी या शाखाएं कौन सी थी और वलय कौन सी थी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि कार्बन कार्बन के मध्य अगर एक कलबंध है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे अपन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इक्कल बंध है तो उसको बोलेंगे अपन एल्केन, डबल बॉन्ड है तो बोलेंगे एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे उसको, एल्काइन। ये एल्क का मतलब कहलाता है आर से। आर को क्या बोलते हैं अपन, एल्किल। क्या बोलते हैं अपन उसको, एल्किल। ठीक है, जैसे आप आगे क्लासों में आओगे, 11th क्लास में आओगे ना, तो आप केमिस्ट्री लोगे तो आपको डिटेल में आपको सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएगी। और अगर किसी को अभी भी सोचना है कि सर मेरे को कंप्लीट देखना है, तो मेरे अपने विज्ञान क्लासेज के चैनल पर IUPAC के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं कि इनके नामकरण किस प्रकार होते हैं। चलिए, एक से अधिक रासायनिक सूत्र परंतु विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक संरचनात्मक सूत्र कहलाते हैं। एक से अधिक रासायनिक सूत्र होते हैं इनमें, लेकिन इन सभी सूत्रों में अलग अलग स्ट्रक्चर नज़र आ रही है आप लोगों को। जैसे मान ली ये कोई सूत्र है, तो मैंने अभी थोड़ी देर बोला था, अगर कार्बन कार्बन इस प्रकार से नज़र आ रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे कंकाली सूत्र। और अगर इसके आगे अपन हाइड्रोजन जोड़ दिए, अरे एक बात नोट करना, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है या अधिकतम 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रख लेंगे, उसी दिन आप लोगों को सूत्र बनाना आ जाएगा। याद रखना इस बात का। तो इसलिए आप लोगों को ये सबसे पहले याद रखना है कि कार्बन चतुसंयोजी होता है। ठीक है, चाहे किसी प्रकार का आ जाए अपने कोर्स में, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। चाहे अगर डबल बॉन्ड बनाता है तो 2 बार बना देना, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो 1 बार ही बंद बनता है। ठीक है, जैसे अपन इधर देख लेते हैं, एक बार किताब में अपन देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये आ गया साइक्लोहेक्सेन की संरचना, तो हेक्सेन का मतलब क्या होता है यहाँ पर 6, हेक्स एन लग रखा है पीछे, एन का मतलब क्या होता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड है। और साइक्लो अपने किसको बोलते हैं, साइक्लो जो एक बंद संरचना होती है उसको अपन साइक्लो बोलते हैं। तो कितने कार्बन यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। ये लो भैया सिंगल बॉन्ड, तो ये बन गया साइक्लोहेक्सेन की कंकाली संरचना बन गई। अब देखो एक कार्बन है, 2 लोगों से पहले से जुड़ा हुआ है, तो कितने से वो जुड़ेगा, देखो जरा, ठीक है ना। 2 से जुड़ रखा है, 2 से वो जुड़ जाएगा। ये 2 से पहले जुड़ रखा है, 2 और जुड़ जाएंगे, 2 से जुड़ रखा है, 2 जुड़ जाएंगे, 2 और जुड़ जाएंगे, 2 और 2। ये हो गया साइक्लोहेक्सेन का पूर्ण सूत्र। आप लोग इसके आगे हाइड्रोजन जरूर लगाएंगे दोस्तों, हाइड्रोजन आप लोगों को लगा देना है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। ये देखो अपने को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर एक बात मैं आपको बताऊं, अगर इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है तो उस संरचना को अपन बोलते हैं बेंजीन। कैसे बोलते हैं, देखो ये तो होगी अपनी, इसी संरचना को अपन ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें देखो सिंगल बॉन्ड है तब तक तो है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन अगर इसमें एक छोड़ के एक अपन ने अगर डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसे अपन बोलते हैं बेंजीन। या अपन को इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, देखो ये आपने हेक्सेन बनाया, या ये कुछ नहीं यहाँ पर, और ये बना दिया अपन ने, तो इसी संरचना को भी अपन बोलते हैं बेंजीन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं अपन। देखो बहुत अधिक संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त, तो देखिए अब अपन कुछ काम की बातें देखते हैं जो अपने इम्पोर्टेंट है, विज्ञान क्लासेस पॉइंट है ये। बहुत अधिक संख्या वाले कार्बन परमाणु, यानी बहुत बड़ी संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त किसी एल्केन को
अगर आप लोग गर्म करेंगे, एल्केन को गर्म करने पर उसके अणु टूटकर छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। जैसे मान लो एक मोटा पत्थर है, उस मोटे पत्थर को आपने तोड़ दिया 2 भागों में, फिर आपने इसको 2 भागों में तोड़ दिया 4 भागों में। तो इसी प्रकार जो बड़ी संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त एल्केन होते हैं, अगर आप उनको तोड़ देते हैं छोटे छोटे कार्बन परमाणुओं के अंदर, जिनके अणुओं में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, इस प्रक्रिया को बंधन कहते हैं। यानी कि एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बंधन किसे कहते हैं? बहुत अधिक संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त, यानी बहुत ज़्यादा कार्बन परमाणु है, वो कोई एल्केन है, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन है। उसको अगर आप लोग गर्म करेंगे तो वो टूट जाएगा और छोटे हाइड्रोकार्बन में बन जाएगा। अब देखो इसके टुकड़े हो गए, तो देखो एक तो इसमें मान लो इसमें 10 कार्बन थे, अब इस अकेले में 5 ही रह गए, इसमें 5 ही रह गए, यानी कि इनमें कार्बन की संख्या क्या हो गई? यहाँ पर कम हो गई है। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात? तो जिनके अणु में कार्बन परमाणु की संख्या कम होती है, इस प्रक्रिया को बंधन कहते हैं। बंधन यानी मोटे को किस में बदल दिया अपन ने? छोटे में बदल दिया। यदि ताप बंधन की प्रक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में यदि ताप बंधन की प्रक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में की जाती है तो उसे उत्प्रेरक बंधन कहते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता या घटा देता है। जैसे मान लीजिए आप क्लास में हैं और आपकी क्लास में आप 2 दोस्त हैं, तो कोई तीसरा दोस्त आएगा, वो दोनों की तुम्हारी चुगली कर देगा आपस में और तुम्हारी झगड़ा करवा देगा। तो जो तीसरा दोस्त आया वो क्या हो गया? यहाँ पर उत्प्रेरक हो गया। वो क्या हो गया? यहाँ पर उत्प्रेरक। उसने क्या कर दिया? आपकी अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया, यानी आपके गुस्सा को बढ़ा दिया या आपकी मारपीट करने की प्रवृत्ति को उसने बढ़ा दिया। ठीक है, और प्रेम को कम कर दिया। कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को हेटेरो एटम या विषम परमाणु कहते हैं और ये क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। अब देखो अपने पास में एक नया पॉइंट आया, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह बनता है जो एक हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे सबसे सामान्य हाइड्रोकार्बन क्या है यहाँ पर? CH4। अब इस हाइड्रोकार्बन में से जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या को मान लो हटा दिया जाए और किसी दूसरे को यहाँ पर ले आए परमाणु को, तो उससे जो यौगिक बनेगा उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे मैं बात करूँ, ये कार्बन है, इस कार्बन से अपन ने हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो मैंने 4 की जगह ये लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? एक नया क्रियात्मक समूह। या इसकी जगह अगर मैं ऐसे बोल दूं CHO, तो ये भी क्या हो गया? एक क्रियात्मक समूह है। या मैं इसको बोल दूं इस प्रकार से, तो ये भी क्या हो गया? एक क्रियात्मक समूह है। कुल मिला के बात ऐसी है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर से या कार्बनिक यौगिकों के अंदर से हाइड्रोजन को हटाते जाओ, उसकी जगह दूसरे परमाणु को जोड़ते जाओ, इससे जो नया समूह बनेगा उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। आगे क्या है इसमें? एक कार्बनिक यौगिक में वह समूह जो यौगिक के गुणों को निर्धारित करता है उसे प्रक्रियात्मक समूह या अभिलक्षणीय समूह कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है कि कोई कार्बनिक यौगिक है या कोई समूह है जो यौगिकों के गुणों को निर्धारित करता है। इसमें यानी किस चीज़ में कितने क्या क्या गुण होंगे इसके बारे में हमें बताता है, वह क्या कहलाता है? अभिलक्षणीय समूह कहलाता है। अब अपने एक टेबल देखेंगे, यहाँ पर बुक में है हमारी टेबल, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ में आराम से पढ़ते जाइए, मैं आपका कंप्लीट कोर्स कराऊँगा। बस आप मुझे मोटिवेट करते रहिए। मोटिवेट के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक का मतलब मुझे पता लग जाएगा कि मेरा एक विद्यार्थी है जो मेरे से और आगे पढ़ना चाहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखो ये एक कोई क्रियात्मक समूह है। ये क्या है? कोई प्रक्रियात्मक समूह है। ये ऐसे समूह होते हैं जब अपन इनका नामकरण करेंगे ना, तो उसको नाम से पहले लगाएंगे। जैसे इधर वाले हैं ना, Cl या Br, इसका मतलब होता है, इसको अपन बोलेंगे या तो क्लोरो या इसको ब्रोमो बोलेंगे। ठीक है, ये तो है हैलोजन ग्रुप वाले क्रियात्मक समूह है। देखो ये होते हैं वर्ग नंबर 17 के होते हैं, जो आप आगे क्लासों में आओगे तब पता लगेगा। इसको अपन X से दर्शाते हैं। तो ये वर्ग नंबर 17 के एलिमेंट हैं जिनको अपन बोलते हैं हैलोजन। तो इन क्रियात्मक समूह को हम बोलेंगे
तो ये Cl है तो इसको बोलेंगे क्लोरो, इसको बोलेंगे ब्रोमोन। अगर और भी इसमें आगे अगर आप देखना चाहते तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो ये सारे क्या होते हैं, हैलोजन क्रियात्मक समूह। अगर ऑक्सीजन वाले होते हैं, जैसे मान लो इसका नाम हो गया Cl, इसका हो गया Br, इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर दिया। अब ऑक्सीजन वाले हैं जैसे एल्कोहल, ऑक्सीजन है यहाँ पर, एल्डिहाइड ऑक्सीजन है यहाँ पर, इनके सूत्र भैया याद कर लेना इनको, कीटोन ऑक्सीजन है भैया यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्सीजन है यहाँ पर। तो ऑक्सीजन समूह वाले क्रियात्मक समूह ये 4 हो गए और जो हैलोजन समूह वाले ये अपने 2 हो गए। ठीक है, एक मैं आपको इसी में एक चीज़ समझा देता हूँ दोस्तों। एक है यहाँ पर सजातीय श्रेणी। देखो, सजातीय श्रेणी का मतलब होता है कि अगर कोई 2 यौगिक है या कोई 2 सूत्र वाले यौगिक है, उनके बीच में केवल एक CH2 का अंतर होता है, तो वो जो आपस में जो समूह होते हैं उन्हें अपन सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे मान लीजिए CH4 और C2H6, ठीक है, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया, CH2 का, इसमें 1 कार्बन ज़्यादा है, इसमें 2 हाइड्रोजन ज़्यादा। ये जो CH2 का जो आपको अंतर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, सजातीय श्रेणी। आपस में क्या होगी, ये सजातीय श्रेणी होती है। अर्थात सजातीय श्रेणी की अगर परिभाषा है तो आप बता देंगे कि सर वे 2 यौगिकों के मध्य अगर CH2 का अगर अंतर होता है तो वे श्रेणियां या वे यौगिक आपस में सजातीय कहलाते हैं। जैसे अपन इसमें देख रहे हैं CH2 है, C2H6 है, ये आपस में क्या हो गया, यहाँ पर सजातीय श्रेणी होती है। अब अपन देख लेते हैं जो अपने क्रियात्मक समूह होते उनका नामकरण की जो पद्धति है वो किस प्रकार से है। जैसे अभी अपन ने देखा कि जो हैलोजन थे, जैसे क्लोरो थे, ब्रोमो थे, अगर ये किसी कार्बन के साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले अपन इनका नामकरण करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका नामकरण करेंगे। इसीलिए क्लोरो और ब्रोमो को पूर्व लग्न कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए जैसे ये है, तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 2 कार्बन है। टेबल को याद कर लेना, मैथ एथ, तो एथ सिंगल बॉन्ड है, क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन। यहाँ तक का नाम कंप्लीट हो गया। आगे ये Cl बच गया, Cl को अपन क्या बोल रहे थे, क्लोरो, तो इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो एथेन। समझ में आ गई बात, बस ऐसा और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर Br हो जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो एथेन। ठीक है दोस्तों, इसी पर अब देखो एल्कोहल है, ये आपको अनुलग्न याद करना पड़ेगा कि अगर किसी भी हाइड्रोकार्बन में या किसी कार्बन श्रृंखला के अंदर अगर ये एल्कोहल जिसका सूत्र क्या होता है, OH, एल्डिहाइड जिसका क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, जैसे अपन ने अभी 2 मिनट पहले देखा ना, ये कीटोन है उसका आ जाएगा तो अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है जो हमेशा पीछे लगते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो इसका OIC लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन है। तो देखो अपन किसी एक को, जैसे मान लो एल्कोहल है, तो एल्कोहल यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो OH का अनुलग्न क्या होता है, ओल। तो अपन कार्बन गिनो उसमें 1 2 3 कार्बन है, 3 को अपन बोलते हैं प्रोप। ठीक है, तो 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और OH है तो OH यानी एल्कोहल है, एल्कोहल का अनुलग्न क्या, ओल, तो प्रोपेन प्लस ओल, तो इसको अपन एक साथ क्या बोल देंगे, प्रोपेनोल। देखिए इसी प्रकार एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है, एल, एल्डिहाइड का सूत्र C डबल बॉन्ड O, वही है। यहाँ पर 3 कार्बन है तो अपन बोलेंगे इसको प्रोपेन, और C डबल बॉन्ड O है तो इसको लगाएंगे अनुलग्न L, तो नाम क्या है इसका, प्रोपेनेल। इसी प्रकार ये कीटोन है, कीटोन में भी अपन ये देखें, कीटोन का सबसे पहले आप लोगों को देखो इनके क्रियात्मक समूह याद करना है, और जब क्रियात्मक समूह याद हो जाएंगे ना आप लोगों को, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी टेबल। ठीक है, तो कीटोन है, और अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, IUPAC एकदम 0 से मैंने पढ़ा रखा है, वो आराम से आप लोग देख लेना। तो कीटोन है, कीटोन का अनुलग्न क्या लगता है, ओन,
ये कीटोन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर तीनों के बीच में। देखो इस डबल बॉन्ड को नहीं देखना क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, ये तो क्रियात्मक समूह है। तो नाम क्या हो गया इसका, प्रोपेनॉन, क्योंकि ओन लगा हुआ ना पीछे इसलिए। आगे अपन देख रहे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है C डबल बॉन्ड OH, तो COOH। तो 3 कार्बन है, प्रोपेन ओइक, समझ गए ना। प्रोपेन तो सब में आ रहा है, प्रोपेन तो सब में आ रहा है, लास्ट में इसका ओइक है तो ओइक लगा दो। अब ये डबल बॉन्ड वाला तो ईन लग गया और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग गया, बस इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत आए आपको तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इसके लिए अलग से एक वीडियो अलग से सेपरेट बना दूंगा कि सर इसको आप हमें दोबारा समझाओ, ठीक है। क्योंकि अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मुझे पता है आप लोग इतना फिर देख नहीं पाओगे वीडियो को। लेकिन देखो दोस्तों, अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगले हेडिंग है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। अब अपन चेक करेंगे जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनके रासायनिक गुण किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको जलाकर देखेंगे, यानी कि दहन करेंगे। तो सभी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करके ताप प्रकाश के साथ CO2 देते हैं। तो जैसे मान लो एक कार्बन दे लिया या अपने मेथेन दे लिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में आप लोग क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, CO2 गैस। क्या प्राप्त होगी हमें, CO2 गैस। जैसे यहाँ पर मेथेन किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, अपने इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है, क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है, क्या नहीं है सर। क्यों, क्योंकि इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इधर सर 2 ही हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इधर 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 लगाते, देखो इधर 2 2 4 तो हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 2 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, यानी अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई, ठीक है। तो कोयला व पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिनका निर्माण लाखों वर्ष पूर्व विभिन्न जैविक और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेट्रोलियम, कोयला ये कुछ समय बाद में विलुप्त हो जाएंगे, यानी इनका निर्माण करने के लिए लाखों साल लगे थे। दूसरा गुण है इनका ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसके बारे में अपन पिछली कक्षाओं में अपन पढ़ चुके हैं। जैसे ये मान लीजिए एल्कोहल है, ये क्या है, कोई एल्कोहल है, यह अपना कोई कार्बनिक समूह है। इसको अपन गर्म करेंगे KMnO4 की उपस्थिति में, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O से यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अपन गर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग नोट करो एक चीज़, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है। कैसे जुड़ रही है, देखो ये तो ऐसा कैसे रह गया, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग नोटिस करके देखो, इसमें से आप लोग देखो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि 2 O जुड़ रहे हैं। तो ये देखो आप इधर से, मैं इस रिएक्शन को इधर लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। CH3CH2OH क्या जोड़ना है अपने को, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन जोड़नी है। बन क्या रहा है, CH3COOH, ये बन रहा है ना अपने पास में उत्पाद। तो आप लोग नोटिस करो सर, निकल के आ रहा है साथ में यहाँ पर H2O प्लस H2O, ठीक है। तो कई बार अभिक्रियाओं में लिखा नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए कि साथ में क्या निकल रहा है सर। यहाँ तीसरी अभिक्रिया यहाँ पर संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया होती है अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त के बारे में मैंने पहले बता दिया, कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो समूह होते हैं उनकी क्रिया, अगर आप निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो जो उत्पाद बनेगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है, और इस अभिक्रिया को अपन संकलन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये मान लीजिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दिख रहा है आप लोगों को सभी को, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्ड है। इसके आप लोग या तो निकेल की उपस्थिति में कराएंगे या पैलेडियम की उपस्थिति में कराएंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो आप लोग एक बार नोट करो, कार्बन कार्बन मध्य डबल बॉन्ड है, आपको सिंगल बॉन्ड करना है। तो सिंगल बॉन्ड अपन करते क्या होगा, यहाँ पर 2 संयोजकताएं इसकी मुक्त हो जाती है और इन दोनों संयोजकताओं के ऊपर 2 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक है। अगली अभिक्रिया है यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठा देना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के सभी परमाणु एक एक करके अन्य परमाणुओं से विस्थापित हो जाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इनका प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे
मैथेन है, मैथेन और Cl2। इसमें आप लोग एक चीज़ नोट करो, जो Cl2 है वो दोनों जगह चला जाएगा। एक बार तो इधर आ जाएगा और एक जब इधर आएगा, देखो इधर आएगा ना, तो कार्बन की तो 4 की वैलेंसी है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो जाएगा। जो एक हाइड्रोजन मुक्त हो गया, इसका एक Cl है, यानी HCl तो इधर बच जाएगा और CH3Cl इधर बच जाता है। ठीक है, नोट है जो आपको याद करना है। यहाँ पर जो जंतु वसा होती है उसे संतृप्त वसा कहते हैं, जो हानिकारक होती है, इसीलिए तो कहते हैं भाई मीट मांस मछली कम खाओ। और जो वनस्पति तेल होता है वो असंतृप्त वसा होती है, जो भोजन पकाने में या सब्जी वगैरह बनाने में काम में आती है। आगे है एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब अल्कोहल। ये वही अल्कोहल है जो आप लोग दिन भर देखते हैं ना शराब के ठेके, तो जो शराब के ठेकों में जो मिलने वाली शराब होती है उसे अपन एथेनॉल कहते हैं। एथेनॉल की क्रिया सबसे पहले अपन देखेंगे, सोडियम के साथ में क्रिया करवा के देखेंगे। सोडियम की क्रिया जब आप लोग एथेनॉल के साथ में करवाएंगे तो आपको मिलेगा सोडियम एथोक्साइड। अभी क्रिया देख लेते हैं। जैसे ये सोडियम है, इसकी क्रिया आप किससे कराएंगे? एथेनॉल से। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। तो अपने क्या मिल जाएगा? सोडियम एथोक्साइड। क्या मिल जाएगा अपने को? सोडियम एथोक्साइड। और मुक्त क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन। मुक्त क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोजन। अब इस एल्कोहल को जो आपको प्राप्त हुआ है यहाँ पर, जो आपको एल्कोहल प्राप्त होगा, इसकी क्रिया अगर आप लोग H2SO4 के साथ में कराएंगे तो हमें एथिन प्राप्त हो जाता है। एथिन का मतलब हो गया यहाँ पर हमें असंतृप्त यौगिक प्राप्त हो जाता है। साथ में क्या निकल जाएगा यहाँ पर? जल का अणु मुक्त हो जाता है। देखो नोट है, समस्त एल्कोहलों में से एथेनॉल सबसे अधिक उपयोगी होता है। उपयोगी इसलिए होता है, जैसे सैनिटाइज़र अभी आ रहा है ना, जो सैनिटाइज़र, वो सैनिटाइज़र किससे बनता है? एल्कोहल से। इसे एंजाइमों की उपस्थिति में शक्कर या स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। जैसे जो कि यानी जो शराब बनाने का जो तरीका होता है, जो शराब जिन जिन तरीक़ों से बनाई जाती है वो इस एल्कोहल का निर्माण का तरीका है। वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी को गर्म करने पर मेथनॉल बनता है, जो विषाक्त होता है। कभी कभी आप लोग टीवी में देखते हैं कि भैया बिहार में या राजस्थान में या कहीं पर भी विषैली शराब पीने से लोग मारे गए। तो जो विषैली शराब होती है उसमें क्या होता है? मेथनॉल। क्या होता है उसमें? मेथनॉल। तो ये विषैली शराब होती है, इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH। CH3OH। मेथनॉल के अंदर अपन एथेनॉल मिला देते हैं। मेथनॉल के अंदर अपन अगर एथेनॉल मिला देते हैं तो इससे क्या बनती है? विकृत स्प्रिट बनती है, जो जहरीली होती है। आगे अपन चलते हैं दोस्तों कि जो एथेनोइक अम्ल है उसके गुण क्या क्या हैं। तो गुण में एथेनोइक अम्ल है, उसका एक दूसरा नाम भी होता है एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पर? एसिटिक अम्ल। ठीक है, वो एथेनॉल पूरा हो गया। आपकी बार OE कहनी, COOH आ गया, वो OH था और ये क्या है? COOH है। इसमें इसके 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। सिरका अपने खाने में काम में लेते हैं। इसका गलनांक होता है 390 केल्विन। इसका दूसरा नाम है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जम जाता है। अगर इस अम्ल को एल्कोहल के साथ में जोड़ेंगे तो एस्टर का निर्माण हो जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस एल्कोहल मिलाएंगे तो क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। एथेनोइक अम्ल की अलग जो अभिक्रिया है वो अपन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अभिक्रिया इसकी एसिटीकरण, यानी कि एस्टर का निर्माण करना। तो जो अम्ल है, कौन सा अम्ल है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और ये कौन सा है? एल्कोहल। कौन सा है? मैथ एथ यानी एथेनॉल है। इसकी जब आप अपन क्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पर जो भी समूह हमें प्राप्त हो रहा है उस समूह को अपन क्या कहते हैं? यहाँ पर एस्टर कहते हैं। अगर दूसरी अभिक्रिया अपन देखते हैं एस्टर की, अगर एस्टर की क्रिया अपन क्षार के साथ में कराएंगे, यानी NaOH के साथ में अगर अपन एस्टर की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर सोडियम लवण प्राप्त हो जाता है। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? साबुनीकरण। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। अगर एस्टर की क्रिया अपन NaOH के साथ में कराएंगे, यानी एस्टर जो हमें इस कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ था, इसकी क्रिया अगर अपन NaOH से करवाएंगे तो हमें सोडियम लवण प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को अपन साबुनीकरण कहते हैं। इसकी अभिक्रिया अपन देख लें साबुनीकरण की, अगर एग्जाम में आती है तो जो ये एस्टर है NaOH से क्रिया कराएंगे तो ये जो अपने को सोडियम एसीटेट प्राप्त हो रहा है, इसका नाम क्या होता है? सोडियम एसीटेट। साथ में एल्कोहल मुक्त हो जाता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? साबुनीकरण। दूसरी अपन बात करेंगे अभिक्रियाओं में, तो क्षार के साथ में अगर अपन इसकी अभिक्रिया
अभिक्रिया कराएंगे इसकी कार्बोक्सिलिक अम्ल की, तो हमें यहाँ पर सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है और साथ में जलकाणु मुक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी वीडियो पसंद आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ताकि अपन आपके लिए और अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तीसरी अभिक्रिया करवाएंगे अपन कार्बोनेट से। तीसरी क्रिया अपन किसे करवा रहे हैं यहाँ पर? कार्बोनेट से। तो कार्बोनेट से करवाने के लिए वो अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल है और सोडियम कार्बोनेट है यहाँ पर, तो सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो वही हमें साबुनीकरण की तरह सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाता है, साथ में जलकाणु और साथ में CO2 निकल जाता है। और लास्ट अभिक्रिया इसकी हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अपन अगर बाइकार्बोनेट से करवाते हैं तो सेम हमें वही सोडियम एसीटेट प्लस जलकाणु बाहर हो जाएगा, साथ में CO2 मुक्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने चैप्टर का सबसे लास्ट हेडिंग है जिसका नाम है साबुन व अपमार्जक पढ़ते हैं। अब देखिए, साबुन ऐसे अणु होते हैं जिनके दोनों सिरों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जल में विलेयशील एक सिरे को अपन जलरागी कहते हैं, जिसको अपना हाइड्रोफिलिक कहते हैं। यानी कि इस साबुन का जो एक सिरा यानी ये साबुन है, ठीक है, इसका जो सोडियम का सिरा यानी जो आयनिक सिरा है वो तो जुड़ता है जल के साथ में, यानी कि जल स्नेही होता है, यानी जल से प्रेम करता है ये। और जो ये इधर वाला जो शेष सिरा है वो तेल के साथ में स्नेह करता है। ठीक है, तेल का मतलब हो गया जो गंदगी वगैरह होती है उसके साथ में तो ये सिरा जुड़ेगा, और जो पानी है उसके साथ में ये सिरा जुड़ता है। ठीक है, तो इसका जो एक सिरा होता है वो उसके हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और जो दूसरा सिरा होता है हाइड्रोकार्बन। इसको अपना देखो, हाइड्रोजन और कार्बन दिख रहा है ना आपको, यानी हाइड्रोकार्बन हो गया। वो क्या होता है? ये जल विरागी होता है, जल से नहीं जुड़ता है, इसको अपना बोलते हैं हाइड्रोफोलिक। ठीक है, अब देखो, कठोर जल में साबुन मैग्नीशियम व कैल्शियम लवणों से क्रिया करता है, जिससे इस प्रकार के पानी में झाग कम बनता है। इसी कारण है कि जो खारा पानी होता है, खारा पानी के लिए अपन सर्फ या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। अतः इस समस्या का समाधान अपमार्जक है, जो किसी लंबी कार्बोक्सिलिक श्रृंखला के अमोनियम व सल्फेट लवण होते हैं का प्रयोग किया जाता है, जैसे शैम्पू और सर्फ। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि जहाँ पर खारा पानी होता है वहाँ पर साबुन कम झाग देता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं वहाँ पर या तो शैम्पू लगाते हैं या सर्फ लगाते हैं। शैम्पू और सर्फ में क्या होता है? अमोनियम व सल्फेट आयन होते हैं जो खारे पानी के साथ में आसानी से क्रिया कर लेते हैं। एक आपको काम की चीज़ है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या धरती पर लगभग 3 मिलियन है। 3 मिलियन का मतलब हो गया लगभग 30 लाख इसके यौगिकों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब अपन वीडियो के लास्ट भाग में पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा यहाँ पर कि साबुनीकरण की क्रिया किस प्रकार होती है। दोस्तों, अगर आपके इसके नोट्स चाहिए तो मैं आपको जल्द ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। कम से कम अपने जो टारगेट है वो अपना 150 लाइक्स का टारगेट है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो 150 विद्यार्थी हैं मुझे लाइक्स दें इस वीडियो के ऊपर। आपके लाइक्स का मतलब मुझे पता लग जाएगा कि इतने विद्यार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि आगे से और पढ़ाएं। ठीक है, तो हमारे मोटिवेशन के लिए आपसे उम्मीद करता हूँ 150 लाइक्स की। दोस्तों, अब अपन वीडियो के लास्ट भाग में अपन पढ़ लेते हैं इसका साबुनीकरण की क्रिया, यानी जिसको अपन बोलते हैं मिसेल का निर्माण। जैसे मैंने अभी आपको सोडियम एसीटेट का सूत्र बताया था, जैसे मान लीजिए, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड ON, ये साबुनीकरण यानी ये क्या है? एस्टर है, जो ये क्या है? एक तरीके से साबुन है। ठीक है, अब इसके 2 भाग होते हैं। इसके 2 भाग हो, जो सोडियम का भाग है वो तो पानी के साथ में होता है, यानी इस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती है। तो ये इधर तो क्या है? यहाँ पर ये तेल है। मान लो किसी कपड़े के ऊपर कोई तेल या चिकनाई लगी हुई है, जो कपड़े के ऊपर जो तेल या चिकनाई लगी है उस तेल व चिकनाई वाले भाग के साथ में तो ये जो इसका हाइड्रोकार्बन सिरा है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, और जो इस तेल के अलावा यानी पानी के साथ में जो जुड़ा हुआ भाग है वो होता है सोडियम का। तो जो सोडियम का यानी ये भाग क्या होता है? इसका आयनिक भाग होता है। तो जो आयनिक भाग होता है वो तो पानी के साथ में जुड़ जाता है, और ये वाला भाग क्या होता है? तेल के साथ में जुड़ जाता है। अब तेल कहाँ मौजूद है? किसी कपड़े के ऊपर, मान लो कोई गंदगी वगैरह है वहाँ पर ये मौजूद है। अब अपन जैसे इसमें पानी डालेंगे तो झाग बनेगा, झाग के साथ में थोड़ा सा अपन रख करेंगे तो तेल क्या होता है? इस कपड़े की सतह से तो हट जाएगा और इस झाग के साथ में मिलकर बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए, आप एक बार डायग्राम में देख सकते हैं, तेल की बूंद है। ठीक है, तो जो इसका हाइड्रोकार्बन सिरा है झाग का वो तो इस बूंद के साथ में संपर्क बना लेगा, और ये है पानी के साथ में जुड़ा होता है। जब अपन पानी डालते हैं ना कपड़े को, तो वो तेल की बूंद है वो झाग के साथ में निकल कर बाहर चली जाती है। इस प्रकार की विक्रिया को अपन मिसेल कहते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ में आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने जो भी दोस्त है जिनको दिक्कत आ रही कक्षा 10th में विज्ञान में, उन सभी को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और जो ये बैकग्राउंड की जो आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अपन चैप्टर नंबर 5 के साथ में। जब अपना कोर्स हो जाएगा उसके बाद में अपन जल्दी इनके क्वेश्चन आंसर लेने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।